नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे विपक्षियों में कानाफूसी, जल्द ही आने वाला है यूसीसी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया है कि पिछले 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जनसंवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, और जिसमें समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया है और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2.31 लाख सुझाव प्राप्त हुए हैं और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को यह ड्राफ्ट सौंपने जा रही थी। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून का अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही, जो कि गलत है। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2,31,000 सुझाव भी प्राप्त हुए और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। कमेटी ने पिछले 1 साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा। उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। Drafting of the proposed uniform civil code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand, and I can tell you that will be very soon. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। तो खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है, मैंने जो देखा है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं,
मुझे तो पता नहीं और ना तो पत्रकारों को पता है, तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा जब यही पता नहीं उसमें क्या है, गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी नहीं है कैसे पता है। उत्तराखंड में थारू रहते हैं, बुक्सा रहते हैं, भोटिया जनजाति रहती है, हमारे ये जो जौनसार के लोग रहते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं। तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे ये पता नहीं है, और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा गया है, लिफाफे के अंदर है क्या ये तो पता चले, तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही ये ड्राफ्ट सीएम धामी के पास आने वाला है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू कर पाएगी? क्या यूसीसी से विभिन्न जाति धर्म के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे? क्या सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जी हाँ, तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी की। आपको बता दें कि यूसीसी जल्द ही उत्तराखंड में लागू हो सकता है और ये चर्चाएं आम हो गई हैं और इस पर से पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। विपक्ष अभी भी राजी नहीं है इस यूसीसी को लेकर। विपक्ष का कहना है कि मसौदा क्या है इसकी तो अभी तक जानकारी भी नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि यूसीसी में किस तरीके का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है वो कितना गोवा से मिलता जुलता है, या उसके अंदर जो लिफाफा गया है उस लिफाफे में क्या है। जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे उसके समर्थन में आ जाएंगे, ये विपक्ष का सवाल है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। सत्यवीर चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष नौटियाल जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुपम खत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता यूकेडी। उदित घड़ियाल जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत सत्यवीर जी मैं आपसे करूंगी। यूसीसी को लेकर बड़े सवाल हैं विपक्ष के मन में कि ये जो मसौदा आपने तैयार किया है और ये जो ड्राफ्ट बनकर आया है धामी जी को जो सौंपा जाएगा, उस ड्राफ्ट के अंदर क्या है? आपने कोई जानकारी साझा नहीं की, आप सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं कि हम यूसीसी ला रहे हैं, हम यूसीसी ला रहे हैं। विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष आपसे पूछ भी तो रहा है कि हमें बताइए तो कि यूसीसी में है क्या। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है क्या है, उसके बाद विपक्ष डिसाइड करेगा। उसके बाद या तो वो फेवर होगा या एंटी होगा। यशी जी धन्यवाद आपका। यशी जी सबसे पहले तो मैं आपने जो बात कहा कि राजनीतिक दल प्रमुख रूप से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और वो जानना चाह रही है कि इस जो समान नागरिक संहिता है इसमें किस प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया जाएगा और किस प्रकार से ये आने वाले समय में हमारे सामने होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूँ यशी जी कि जब इनको जो कमेटी है इस कमेटी ने बुलाया इनको, तो वहां पर क्यों नहीं गए कि इनको किस प्रकार के वहां पे अपने प्रश्न को रखने थे, किस प्रकार के उस कमेटी को बताना था कि भी हमारी ये चिंताएं हैं, हमारे उत्तराखंड को देख के इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उस समय तो उस कमेटी के पास बुलाने के बाद भी वहां पर एक बार भी अपना कोई प्रश्न या जवाब कोई वहां इन्होंने रखा नहीं। आज इस प्रकार का अगर ये प्रपंच दिखा रहे हैं तो कोई ये राजनीतिक अगर मैं कहूं कि लाभ या नुकसान का कोई विषय हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इनको उत्तराखंड के जन सरोकारों से, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां, उत्तराखंड जिस प्रकार से सीमांत क्षेत्र है, किस प्रकार के इसकी चिंता की जाए, उसका इनका कोई उससे किसी भी नेता का इससे कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जब आते हैं कितने गंभीर होते हैं। उसके बाद ये नहीं है कि हवाई में किसी प्रकार का किसी अपने चुनावी लाभ के लिए कोई भाषण दिया हो। उन्होंने जो कहा उसको धरातल पर उतारने के लिए पहले दिन से ही उन्होंने पहली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखा। उसके बाद और एक विशेषता मैं बताता हूं यशी जी कि अगर इस बात का भी प्रश्न उठता कि जो हमने कमेटी बनाई है उसमें किसी महिला को नहीं रखा, महिला को रखा ही नहीं, उसको उस कमेटी का हेड बनाया गया कि वो महिलाओं के हितों की चिंता किस प्रकार से कर सके। और समान नागरिक संहिता कोई हमारा विषय नहीं है, ये विषय उन लोगों ने रखा था जिन्होंने संविधान को बनाया था। उन्होंने उसमें उल्लेख किया, कई बार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों या अन्य न्यायालयों के आदेशों में ये कहा गया है कि जब अलग अलग
प्रकार के सत्यवीर जी, कानूनों के विपक्ष तो माध्यम ये से भी हमारे कह रहा सामने- है कि ये केंद्र का मसला है। हम कई बार इस पर डिबेट कर चुके हैं और कई बार इस पर चर्चा हुई है और ये लगातार विपक्ष का कहना है कि ये केंद्र का मसला है। धामी जी क्यों आगे आकर इस पर अपनी यूसीसी को लागू करने के लिए वो इतना ज़्यादा परेशान है? और भी मुद्दे हैं उत्तराखंड में, उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल है विपक्ष का। यशी जी, मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जो हमारा संविधान बना है वो 3 कानूनों को लेके बना है। केंद्रीय कानून, राज्य कानून और समवर्ती जो हमारे कानून है। केंद्रीय कानून की केंद्र अपने क्या कानून बनाएगा, राज्य अपने क्या कानून बनाएगा। और जो समवर्ती कानून है उसमें ये पूर्ण रूप से उल्लेख किया है कि राज्य और केंद्र साथ मिलकर ऐसे कानून बनाए जो एक दूसरे को क्लैश ना करे। उसी के आधार पर ये सारे काम हो रहे हैं कि केंद्र को क्लैश ना करते हुए उस तरह के कानून बनाए जाए और केंद्र के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। इसमें तो कहीं किसी प्रकार का भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार का प्रपंच किया जा रहा है कि केंद्र को भी नहीं बताया जा रहा, ना राष्ट्रपति को बताया जा रहा। ये तो तमाम उन माध्यमों से होके जा रहा है जो संविधान सम्मत है। और यूसीसी का मतलब ही क्या है यशी जी, आप समझो, अगर समान दृष्टि से सबका एक समान कल्याण हो सके, यही यूसीसी और क्या है भाई। यूसीसी में ये प्रावधान भी किया जाएगा कि जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसमें किस प्रकार से हम लोगों को ये भी जिस प्रकार से था कि भाई अगर किसी महिला की अगर या किसी दंपत्ति के कोई संतान नहीं होती तो अगले विवाह के लिए उसके पास किस प्रकार का कोई विकल्प ना हो, उसके लिए इसमें विकल्प रखे जाएंगे। उस तरीके के है कि सबको, अगर मैं कहना चाहूं कि अगर 1985 में अगर सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की पैरवी होती है, मोहम्मद खान वर्सेस शाहबानो केस में आपने सभी ने देखा कि किस प्रकार का उस समय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई थी। या उसी 1985 में देख लो आप, केरल में जब एक केस आता है, एक ईसाई महिला है जो सिख से शादी करती है, उसके लिए किस प्रकार से वहां पर किस प्रकार की विपदा सुप्रीम कोर्ट के सामने पैदा हो गए। अब एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते, इसीलिए एक राज्य में 2 प्रकार के कानून कैसे? उन सभी समस्याओं से हल निकालने के लिए ये सब किया गया है। और अगर किसी को समस्या थी, जब वो कमेटी बुला रही थी कि अपने जवाब प्रश्न रखो, अब जब उस वहां पर तो गए नहीं, अब यहाँ पर ये सब बातें हो रही है और हम एक भी ऐसा कानून नहीं कर रहे जो संविधान के सम्मत नहीं है। सारा का सारा संविधान मैं की सीमा वापस में- आती हूँ आपके पास सत्यवीर जी, मैं आती हूँ। आशीष नौटियाल जी। मैडम देखें, इसका मतलब है एक देश एक कानून। और जहां तक अभी आप खुद बता रहे थे, ये मसला वाकई ही केंद्र का है। धामी जी के पास ऐसा लगता है कोई काम धंधा बचा नहीं, उत्तराखंड के सारे मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं, अब वो इस पे लग गए, चलो मैं इस कानून को बना के और फिर दोबारा वाहवाही लूटने का काम करूं। देखो मैंने किस तरह से अभी नकल विरोधी कानून बनाया, दूसरा राज्य बन गया, ये कानून बना। लोकायुक्त के लिए आप देखें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को फटकार लगी है हाई कोर्ट के द्वारा कि आपने लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं किया। इन्होंने यहाँ भी तो वादा किया था कि लोकायुक्त बने, पर आप लोकायुक्त के मामले में पीछे खड़े हो जाके आप भू कानून की बात करते हैं, लेकिन जब आप विपक्ष में होते हैं तो भू कानून की बात करते हैं, सत्ता में आने के बाद आप भू कानून बोलेंगे। आपने रोजगार देने की बात की थी, अब रोजगार की बात बोल गए। आप उन बातों में जनता को उलझा के रखना चाहते हैं जिसका आम जनता को इतना कोई मतलब नहीं है। दूसरा रहा मैडम, देखिए एक देश एक कानून जो है, ये जो निश्चित ऐसा होता है। आशीष जी, यूसीसी की अगर हम बात करें तो क्या यूसीसी आपको लगता है कि सिर्फ इससे केवल राजनीतिक फायदा होने वाला है, आम जनमानस को उससे कोई फायदा नहीं होगा? निश्चित ही मैडम, भारतीय जनता कैसे? पार्टी मैं ये समय देखिए, विपक्ष ये तो बार बार कह रहा है यूसीसी लागू मत करो, यूसीसी लागू मत करो, लेकिन क्यों ना करो? चीज होगी तो लागू होगा। क्यों ना करो ये तो बताओ। नहीं, सही चीज होगी तो लागू होगा। देखिए मैडम, भारत ये कैसे डिसाइड होगा? मैं वही तो पूछ कई रही हूँ, जाति कैसे के लोग decide? रहते हैं। हाँ, और ठीक है। सबसे पूछ के, सबसे बात करके, सबके जो डिसीजन आएंगे, सबकी राय आएंगी, उनके ऊपर विचार विमर्श करके जब आशीष जी, आपके प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी जी का भी लास्ट अभी 2-3 दिन पहले ही इस पर फिर से डिबेट हुई थी और मैं उनका शायद कुछ बाइट चल रहा था, वो कह रही थी कि हमारे यहाँ डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, लोगों की परंपराएं हैं और बहुत सारी चीज़ें। इसका मतलब तो यही है कि आप समझ ही नहीं पा रहे यूसीसी क्या है। यूसीसी तो सिर्फ कानून आपको एक कर रहा है, आपको आपके धर्म थोड़ी ना आपसे छीन रहा है, आपसे ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप मंदिर मत जाइए, आप मस्जिद मत जाइए, वो आपसे ये तो नहीं कह रहा है यूसीसी। तो इस तरीके की भ्रामक स्थितियां भी तो नहीं फैलनी चाहिए ना। हर धर्म की अलग अलग बातें होती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ धर्म अलग है, कानून अलग है, संविधान अलग है, हम तो इस पर बात कर रहे हैं। देखिए लेकिन जैसे
शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, हिंदू धर्म कहता है 18 साल में होनी चाहिए, दूसरा धर्म कुछ और कह सकता है, तीसरा कुछ और कह सकता है। ये चाहे जो भी चीजें, जब सब धर्म के लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा और वो जहां सही एक राय बनेगी उसमें सब सहमत होंगे जो सही बनेगा। पर बात ये नहीं है, बात आज के डेट में ये है, उत्तराखंड के अंदर और भी कई काम बचे हैं, सिर्फ यही काम नहीं बचा जो पिछले कुछ दिनों से अपनी वाहवाही लूट रहे हैं और कुछ दिन बाद देखना ये बात ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी, कोई यूसीसी नहीं बनने वाला, सब वहीं का वहीं रह जाएगा। इन्होंने सिर्फ चुनावी स्टंट है, जब एक बार होता है जनता का ध्यान भटकाने के लिए। आज जनता ये ना बोले कि टमाटर 120 रुपए किलो क्यों कर दिया, 150 रुपए किलो क्यों कर दिया, दालें इतनी महंगी क्यों कर दी, जनता ये बात ना करे, इसलिए इनको एक नई चीज पकड़ा दी। मुझे बताइए, अगर इन्होंने ये शगुफा नहीं है, अगर ये लागू कर देते हैं फिर आज से लागू थोड़ी हो रहा है, कब से लागू हो रहा है, आज का थोड़ी है ये मुद्दा आज का नहीं है। नहीं, अभी तो मतलब ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है, अब तो पटल पर भी रखा जा रहा है। 2017 में भी कुछ ये मुद्दा उठा था, फिर उसका ठंडे बस्ते में डल गया था, अब फिर उठा है, लेकिन अब 2024 का चुनाव नजदीक है, इसलिए इन लोगों को ये मुद्दे उठाने इनका हो सकता है 2024 का चुनाव नजदीक हो इसलिए ये काफी अहम हो और करना ही पड़े, तभी उठाया, यूसीसी लागू ही कर दिया गया और जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाया है। चलिए देखिए मैडम, आज जरूरत जो देश और राज्य को है रोजगार की है, आज लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। आप ये देखिए, रोजगार के ऊपर सरकार बात नहीं करती, शिक्षा पे बात नहीं करती, शिक्षा के क्या हाल है, अस्पतालों के आपने क्या हाल कर रखे हैं, सड़कों के देखिए आपने क्या तोड़ फोड़ बचा रखी है, आप इस पे बात नहीं, बस एक नई चीज बता देंगे, देखो हम एक देश एक कानून बनाने जा रहे हैं, अब कोई किसी को कोई समस्या नहीं आने वाली, कभी आप 3 तलाक के पीछे, इनका काम ही यही है, सिर्फ जनता को उलझा के रखना और विकास की कोई बात ना करना। ठीक है, संगीता शर्मा जी अनम्यूट कीजिएगा। यशी जी, संविधान का जो आर्टिकल 44 है उसमें क्या कहा गया है कि देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल 44 के अनुसार राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो वो प्रयास कैसे होगा? देखिए, सरकार सभी धर्मों से, सभी समुदायों से बातचीत करे और एक राय बना करके कानून लेकर के आए। हम यशी जी बार बार गोवा की भी बात करते हैं और वो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया जो कानून था वहां वही लागू है, विशेषाधिकार है गोवा को का। देखिए, वहां एक कानून है कि हिंदू धर्म में जो बेटा पैदा महिलाएं नहीं कर सकती, उनके पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। तो आप ये बताइए, हम जब बात करते हैं तो क्या सारी हिंदू बहनें इस कानून को मानने के लिए राजी होंगी? तो हमें इस पर बात करनी होगी ना कि सारी बहनें क्या इस कानून को मानने के लिए राजी हैं। तो यूसीसी एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है, एक लार्ज स्केल पर इस पर बैठ करके बात करनी पड़ेगी। हम पंजाब की बात करें तो वहां 2012 में एक विवाह के लिए अलग कानून आया था, आनंद मैरिज एक्ट, जो पहले हिंदू एक्ट के नाम से था। तो देखिए, उसको पंजाब में जो धर्म है उन्होंने लड़ झगड़ कर लड़ाई लड़के उस कानून को बनाया। तो क्या वो उस कानून के साथ रहना चाहते हैं या उससे कुछ विमुक्त कानून चाहते हैं? उस पर सहमति बनेगी। जैन धर्म के अपने कानून हैं। और अगर मैं आर्टिकल एक और है 371 के तहत यशी जी कर्नाटक को, गुजरात को, नागालैंड को, मिजोरम को विशेषाधिकार प्राप्त है। साफ साफ कहा गया है कि संसद, मिजोरम का कानून है कि अगर संसद को कोई कानून बनाना है तो मिजोरम की विधानसभा में बैठ करके जो वहां की मिजो जाति है उसके जो रीति रिवाज हैं, उनके जो संपत्ति को लेकर के कानून है, उनकी जो परंपराएं हैं, उनसे बात करके उसमें बदलाव तभी किया जा सकता है जब वो विधानसभा के पटल पर पारित होगा और वो जाति समुदाय उसके लिए राजी होगा। वही नागालैंड के लिए है कि नागा जनजाति का वो कानून तभी बदला जा सकता है। तो देखिए, हम सिर्फ ये कह दें कि यूसीसी लागू कर देंगे तो ये इतना आसान नहीं है कि हमने कह दिया और यूसीसी लागू हो गया। उत्तराखंड में भी हम देखें तो गढ़वाल की परंपराएं और कुमाऊं की परंपराओं में अलग अलग है। यशी जी, विवाह की परंपराएं हम देखें, वो अपने कल्चर से शादी करते हैं, कुमाऊं में परंपराएं थोड़ी भिन्न है। संगीता जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो चीज, अगर एक देश एक कानून की बात कही जाती, मेरी बात सुनिए संगीता जी, अगर एक देश एक कानून की बात कही जाती है, अगर हम कह रहे हैं कि सभी के लिए समान कानून होगा, अगर ये चीज किसी के हित में है, देखिए हम क्या चाहते हैं, कभी भी कोई भी आरोपी ये नहीं चाहता कि हमें फांसी हो, हम नहीं चाहते कि हमको फांसी मिले, लेकिन हमें मिलेगी ना, क्योंकि कानून में प्रावधान है।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विरोध करेंगे, क्योंकि करना चाहिए, उनको लगता है कि उनका जो मेंटल स्टेट है या जो उनकी मेंटालिटी है उस अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। आज भी हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को मार देते हैं, लेकिन वाजिब क्या है ये तो मैं और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना। तो यशी जी, मैंने यही कहा ना कि गोवा में जैसे महिलाओं के लिए कानून है कि पति दूसरी शादी कर सकता है, तो सारी बहनें तो इस कानून के लिए लागू नहीं होंगी ना। जाहिर सी बात। जब हम बहुत आसानी से ये कहते हैं कि गोवा में लागू है, गोवा में लागू है, तो भाई वहां लागू है तो उस कानून से परेशानी है लोगों को। महिलाओं को तो दिक्कत होती होगी कि किसी का बेटा नहीं हुआ तो बहरहाल, लेकिन ऐसा थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि हम गोवा की तर्ज पर ही लाकर रख देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर इस पर देखिए मैं क्या कह रही हूँ संगीता जी, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ये सवाल है यस्सी जी, ये मेरे मन के सवाल हैं जो मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि आखिर जो कानून आए, मैंने विरोध नहीं किया, सत्यवीर जी थोड़ा पेशेंस रखिए, विरोध नहीं कर रही है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये संविधान में है, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की बात को रखना चाहते हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि एक लार्ज स्केल पर सभी समुदायों से, संगठनों से बातचीत होनी चाहिए, उस परंपरा को अपनाना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल यूसीसी लाना चाहिए क्योंकि ये संविधान के तहत है। लेकिन बिना बात किए आप कोई ड्राफ्ट ले आएंगे और उसको लागू कर देंगे तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अनुपम खत्री जी। जी देखिए, जब देश एक है तो कानून और समानताएं भी एक ही होनी चाहिए। एक सिंपल सी बात तो यही है कि एक समान होना चाहिए। लेकिन जहां तक ये उत्तराखंड में यूसीसी चल रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन से भरा हुआ है। परंपराएं अपनी जगह है, संविधान और कानून अपनी जगह है। अभी जैसे नोटियाल जी कह रहे थे कि भाई हिंदुओं में 18 साल की उम्र में शादी होती, तो वो धर्म से नहीं जुड़ती, वो उम्र वो कानून से जुड़ती है। कानून ने बता रखा है कि बालिग होने पे शादी होगी, नहीं तो हमारे यहाँ तो बाल प्रथा हुआ करती थी। तो समय समय पे बदलाव समाज के लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए गहन अध्ययन भी जरूरी है और इसका कोई विरोध नहीं है। एक समान नागरिकता होनी चाहिए, पर ये पूरे देश के हिसाब से होनी चाहिए। जितना मैंने इसको पढ़ा है और सिविल कोड को जितना मैं जानता हूँ, ये कवायद केंद्र को करनी चाहिए थी और केंद्र करेगा तभी पूरे देश में ये एक देश एक समान कानून बनेगा। एक राज्य अगर करेगा तो सिर्फ राज्य का कानून हो गया ना, फिर उसमें हम देश कैसे काउंट कर सकते? ये तो उत्तराखंड का अपना एक सिविल कोड हो जाएगा कि उत्तराखंड में लागू है, उत्तराखंड के लिए बना है। अब अगर उत्तराखंड के लिए बना है तो नो डाउट ये बातें जरूर आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जौन साहब भी है, हमारे यहाँ पावर है, सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज हैं। हमारे यूकेडी की तरफ से भी डेलीगेट गया था जिस दिन बुलाया गया था सत्ता के द्वारा, तो वहां पे हमने सुझाव रखे थे। हमें बिल्कुल नहीं पता कि उन्होंने उस सुझाव को उसमें शामिल किया या नहीं किया। और आज अगर इस तरह से ये घोषणा करें कि बस अब यूसीसी तैयार है और आने वाला है और लॉन्च हो गया है, तो वाकई सत्ता पक्ष ये हड़बड़बाजी कर रहा है, जल्दबाजी दिखा रहा है और ये जल्दबाजी कंफ्यूजन का कारण बन गया। आप पहले बताइए तो सही, जो आप लेके आए हैं वो मसौदा है क्या, लिफाफे के अंदर क्या है, उसमें आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, क्या डाला है? भाई आपने एक दिन बुलाया सबको और आपने उनसे सुझाव ले लिए, लेकिन वो सुझाव में किसका आपने सुझाव जोड़ा, किसका हटाया, क्या उससे पहले था, क्या उसके बाद हुआ? तो कंफ्यूजन की स्थिति तो खड़ी है। देखिए, पर मेरा अपना निजी तौर पे भी मानना है कि अब हमारा समाज जिस तरह से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आधुनिकताएं आ रही हैं, उसमें परंपराओं की सुरक्षा होना भी बहुत जरूरी है। आप जापान को देखिए, अगर आज वो देश आगे है तो वो अपनी परंपरा को और अपनी आधुनिकता को बड़ा संतुलित रूप से समावेशित करके चलते हैं, लेकिन हम लोग वो चीज खो रहे हैं। अब हमारे उत्तराखंड की हम बात करें तो सिर्फ जाति ही बेस नहीं है, हमारे टूरिज्म है। अब अगर हम एक समान ला रहे हैं, कुछ रूल्स बना रहे हैं, तो अब हमारे टूरिज्म दो तरह का हमारे यहाँ टूरिज्म होता है। एक हमारा टूरिज्म धार्मिक टूरिज्म होता है, एक हमारा ऐसा टूरिज्म होता है जिसमें लोग आते हैं एंजॉय करने के हिसाब से। तो मुझे भी नहीं पता कि इन्होंने उसके लिए क्या डाला है सरकार ने। तो ये अभी ब्लैंक है, बिल्कुल हम सब लोगों के लिए ब्लैंक है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष कोई विरोध, मेरे को तो नहीं लगता कि विरोध कर रहा, मैं भी विरोध नहीं कर रहा। मैं खुद कहता हूँ एक समान नागरिकता होनी चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं हो, सब समान हो। अगर कानून है तो सबके लिए एक समान हो। बिल्कुल। और ये इन चीजों से मैं भी पक्षधर हूँ कि जो विगत समय से होते आया है, हम लोगों ने किसी को विशेष बना दिया, किसी को अलग बना दिया, किसी को थलग बना दिया, उस वजह से इतने आरक्षण और इतनी तरह की चीजें मिक्सअप हो गई हैं। अनुपम जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, उसके बाद उदित घड़ियाल जी आपका रुख करूंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जो हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर। जिस तरीके से उत्तराखंड में रार छिड़ी हुई है, जहां एक और पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लाने के लिए आमादा हैं, तमाम तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष चाहता है कि तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत करनी चाहिए, जिन पर काम होना चाहिए, और जो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए महज यूसीसी का एक शिगुफा छोड़ा जा रहा है। यूसीसी भी लागू नहीं हो पाएगा उत्तराखंड में। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं 86 पर। उदित घेड़ियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट? यूसीसी को कैसे देख रहे हैं आप, या समाज की नजरों से अगर हम बात करें तो कैसे यूसीसी को देख रहे हैं? यशी जी, देखिए, ये जो यूसीसी की डिमांड है ये बहुत पुरानी है। ये समय समय पे उठती रही है केंद्र में और कुछ राज्यों में भी उठी है। लेकिन इसके अभी जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, अभी इसका ड्राफ्ट हुआ है। ड्राफ्ट क्या है किसी को पता नहीं है। इसमें क्या क्या प्रावधान है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें कोई शक नहीं, हमारे यहाँ जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है और साथ में हमारी जो पौराणिक जो वो है मान्यताएं हैं वो बहुत अलग अलग है, विभिन्न, बहुत ही भिन्न भिन्न है। अगर आप पिथौरागढ़ की तरफ जाएंगे, धारचूला की तरफ जाएंगे, आप जोशीमठ से आगे नीति माणा की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल अलग है। उसमें क्या बातचीत हुई है, क्योंकि सबकी मान्यताएं अलग है। जैसे कई लोगों ने कहा है अभी कि मान्यताओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए सबके लिए। यह आम जनमानस का भी मानना है। आम जनमानस से जब हम बात करते हैं, ग्रामीणों से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि एक देश तो एक कानून होना चाहिए। भाई महिलाओं की जहां तक, जैसे कि एक छोटा सा है पॉलीगैमी, तो पॉलीगैमी हमारे यहाँ नहीं है, पॉलीगैमी दूसरे यहाँ है, तो वो थोड़ा सा लगता है कि ये क्यों है, ये ऐसा एक देश के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं पर उम्र 18 है शादी की, 18 से ऊपर, कहीं 18 से नीचे है। तो जब देश एक है तो कानून भी एक होना चाहिए। संपत्ति का बंटवारे का जहां तक बात आती है तो उसमें भी अलग अलग कानून बने हुए हैं, कोई अपने हिसाब से मानता है। और इसी कारण से बहुत सारे जो केस हैं जो कोर्ट में पेंडेंसी में हैं, वो यही एक कारण है कि बहुत सारे अपने अपने कानून वो बताते हैं आकर के कि साहब हमारा ये है, हमारा ये है। शादी, तलाक में महिलाओं को बहुत ज्यादा, आप जानती होंगी, आपने बहुत सारे केस देखे होंगे, महिलाओं को बहुत ज्यादा उसमें सहूलियत नहीं है। तलाक एक्सप्लॉइट किया जाता है महिलाओं को, ज्यादातर हम देखते हैं कानून में ये ज्यादातर है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हो गया, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अब ये क्या प्रावधान आया है ड्राफ्ट में। और मेरा मानना यह है याशी जी, ये बहुत आसान नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि कई चीजें तो राज्य के हाथ में हैं, लेकिन कुछ चीजें केंद्र की भी हैं। तो आप उनके बीच में कितनी जल्दी समन्वय बिठाएंगे, कितनी उन अड़चनों को कितनी जल्दी दूर करेंगे, यह राज्य सरकार के ऊपर है कि कितनी जल्दी परस्यू कर सकती है। केंद्र सरकार भी कर रही है, यूसीसी की बात सब जगह चल रही है। पिछले चुनावी उसमें कुछ राज्यों में ये बोला भी गया था कि अगर हम लोग आए सत्ता में तो हम यूसीसी को लाएंगे। जहां तक गोवा का प्रश्न है तो गोवा बिल्कुल अलग है। वो पोर्चुगीज वो चला आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड उसे कह सकते हैं। उन्होंने अलग अलग हिसाब से कुछ चीजें उन्होंने बताया पूर्व में कि कुछ चीजें महिलाओं के लिए हैं, कुछ चीजें पुरुषों के लिए है, कुछ शादी का है, बच्चे नहीं हुए। तो ये प्रोविजंस क्या ये उत्तर भारत में हो सकते हैं? क्या ये एक चीज ध्यान गौर करने वाली है वो ये कि इस पर लगातार ये बात कही जा रही है कि महिलाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। ये हम लगातार सुन रहे हैं। हालांकि वही बात है कि ड्राफ्ट के अंदर क्या है, उस लिफाफे के अंदर क्या है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ है, तो हम अपेक्षा ही कर सकते हैं कि शायद कुछ बेहतर हो महिलाओं के लिए, जैसा कि गोवा में है वैसा ना हो। उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद यही करता हूँ कि महिलाओं के लिए वैसा प्रोविजंस ना हो, होने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो होगा नहीं, क्योंकि वो पोर्चुगीज कैरी फॉरवर्ड करा गया बहुत सारी चीजों को। हमारे यहाँ पर बिल्कुल अलग है। अब ये देखने वाली बात है कि जब माइनॉरिटीज की बात आती है तो माइनॉरिटीज में क्या प्रोविजंस हैं, क्या सारा एक होगा। आप जब आम जनमानस से बात करते हैं तो आम जनमानस ये कहता है कि जब देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं है सबके लिए। तो यूसीसी का जो अर्थ है वो यही है,
सब यूसीसी जरूरी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा या होता है आगे आने वाले समय में, ये देखना काफी ज्यादा जरूरी होगा कि ऐसी चीजें ना हो जो लोगों के लिए गले की फांस बन जाए, और ये तमाम चीजें देखनी होंगी। सत्यवीर जी। यशी जी, सबकी बातों को बड़ा धैर्य से सुना, गंभीरता से भी सुना। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लगभग सभी पैनलिस्टों के यहाँ से एक जवाब आया कि भाई महिलाओं के अधिकारों की, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भी हम देखते हैं कि भारतीय समाज में कहीं ना कहीं पुरुष मानसिकता भी हावी है। उनको किस प्रकार से, अब मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जब इस कमेटी का जो बनाएगी, फॉर्म की गई इस कमेटी को, तो इसका जो मेन हेड बनाया गया उसको भी महिला को भी बनाया गया, किस प्रकार से वो महिलाओं के वर्ग को किस प्रकार से इसमें समाहित कर सके, कैसे उनके अधिकारों को किस प्रकार से उल्लेख कर सके, उसी की दृष्टि से। और मैं एक और कहना चाहूंगा, आर्टिकल 14 में स्पष्ट रूप से कहा गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि हम कोई भी लॉ बनाते हैं उससे पहले हमको इक्वल करना है सबको, तो स्पष्ट रूप से। और आर्टिकल 42 में तो सबसे बड़ा अमेंडमेंट किया गया जब इमरजेंसी लगी थी, और उसमें तो किस प्रकार से फिर सेकुलरिज्म को जोड़ा गया था जो हमारे उसमें नहीं था, उसको भी पूरे देश ने आत्मसात किया, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। आज तक चला आ रहा है वो कि लोग शंकाएं उत्पन्न करते हैं। सवाल मेरे मन में है सत्यवीर जी, और फिर सत्यवीर जी सवाल सुन लीजिए, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। मेरा सवाल ये है कि अगर केंद्र, क्योंकि अब केंद्र में भी कहीं ना कहीं यूसीसी का जो शोर है वो काफी तेजी से सुनाई पड़ने लगा है, और यदि केंद्र यूसीसी लागू करता है, अगर आप उत्तराखंड में लागू कर रहे हैं, उसका जो मसौदा तैयार किया है आपने, केंद्र अगर लागू करेगा तो उनकी कुछ अलग चीजें होंगी, तो ये दोनों चीजें डिफरेंट नहीं हो जाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है? ये मेरा सवाल है। मुझे नहीं पता कि आगे किस तरीके से इस पे काम होगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, अगर केंद्र लागू करेगा तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो जैसा उत्तराखंड में है सेम वही एज इट इज कानून लागू कर दिए जाएंगे? मैंने आपको स्पष्ट कहा यशी जी कि 3 तरह के कानून होते हैं, केंद्रीय कानून, राज्य कानून और समवर्ती कानून होते हैं। समवर्ती कानून ये कहता है कि भाई दोनों राज्य को और केंद्र सरकार को बैठ के कानून बनाते हैं कि इस प्रकार से कि उनके केंद्र के जो कानून है उसके साथ वो क्लैश ना करे, इसलिए केंद्र का कानून अप्लाई होता है। अगर उस प्रकार से होता है तो केंद्र का कानून अप्लाई होगा, उसमें कोई शंका ही नहीं है कि भैया केंद्र का कानून है और राज्यों को पालन करना ही पड़ेगा उसका, और केंद्र कोई ऐसा कानून तो थोप नहीं देगा कि भी राज्यों के हितों को वो कहीं इस प्रकार से दरकिनार करेगा कि उत्तराखंड को उससे कोई इतना बड़ा नुकसान होगा और केंद्र उस पर आंखें अपनी बंद करके देखेगा। और दूसरा ये कहूंगा, डीपीएसटी में जो आर्टिकल 14 में है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें साफ साफ लिखा है कि किस प्रकार से केंद्र के साथ मिलकर राज्य को कानून बनाने, राज्य उस प्रकार से काम कर रहा है। मगर मैं आज की जो आपकी चर्चा का विषय है कि उत्तराखंड को जो समान नागरिक संहिता की जो बात कर रहा है कि, और जो मैंने करण मारा की जो कांग्रेस के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि जौनसार का एक क्षेत्र है, थारू का एक क्षेत्र है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हमें तो कोई आपत्ति नहीं है कि किसी प्रकार की भी अगर राज्य, क्योंकि मैं भी उस क्षेत्र जौनसार से बिलोंग करता हूं, कि अगर सरकार इस प्रकार का कानून लाती है कि हमारे हितों की प्रोटेक्शन किया जाए, सबके लिए एक समान कानून बनता है, कोई उसमें वो नहीं है। मैं इसमें इतना कहना चाहता हूं कि जो नक्सलवाद की जो स्थिति पैदा हुई है कुछ राज्यों में, वो यही कारण है कि उनका तुष्टीकरण हुआ। समान नागरिक संहिता तो ये कहता है कि सबका पुष्टिकरण हो, कि सभी का किस प्रकार से हितों की रक्षा की जाए, वही बात हो रही है। आज उत्तराखंड अगर इतना जो मैंने आपको शुरू में भी कहा कि 2 सीमांत क्षेत्रों लगता हुआ राज्य है, चाहे आप नेपाल से हो चाहे आपका चाइना से लगता हो, अगर इसकी चिंता करिए मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ के जो कई रिपोर्टें उनके पास आई होगी, उसके बाद उन्होंने इसको कहा है और उसके बाद वो लगातार कानून सख्त कर देते तो ज्यादा चिंता का हल नहीं हो जाता। और दूसरा मैं कमेटी के बारे में बात कहना चाहूंगा, यशी जी कमेटी के बारे में, वो सभी लोग विद्वान लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं। अगर आपको शंकाएं थी तो वहां पर अपने प्रश्न रखने थे। आशीष नौटियाल जी बार बार ये बात सत्यवीर जी कह रहे हैं कि जब बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस के लोग शामिल नहीं हुए। क्यों हुए मैडम? राय देने के लिए आपने बुलाया, कौन सा आपने कानून बताया कि आप क्या बना रहे हैं? हम क्या उस भीड़ का एक हिस्सा बनाने के लिए आपने बुलाया कि आप भी दो, हम मानना होगा मानेंगे तो नहीं मानेंगे? एक आप पे 20 लाख सजेशन आई, 20 लाख एक सजेशन हमारी हो जाए? अरे हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप क्या चीज बनाना चाह रहे हैं, उसका मसौदा तैयार क्या किया आपने, आप उसको दिखाएं, बैठ के बात करें। हमने ये बनाया, पहले धामी जी वो मसौदा देख लें, अभी तो उनको सौंपा गया, अभी तो उन्होंने भी नहीं देखा है। लेंगे और आपने क्या समझा कि हम फिर आप राय मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अभी अनुपम खत्री जी गए थे, वो कह रहे हैं हम लोग गए थे, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल गया, आपने क्या इनकी राय मानी नहीं मानी, इन्हें क्या पता? ये राय बाद में दी जाती है और उस पर अमल किया जाता है कि आप अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप 20 लाख एक नंबर राय लेने का आप हमें बुला रहे हैं, तो ये तो आप पार्टियों का अपमान कर रहे हैं।
दूसरा, मैडम अभी सत्यवीर भाई बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बहुत गहरी चिंता जाहिर कर दी यूसीसी बनाने की, तो मुख्यमंत्री जी ने लोकायुक्त नियुक्त करने की चिंता जाहिर नहीं करी थी। मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर नहीं करी, रोजगार की चिंता सारे जेल चले जाएंगे, सीरियस हो लाठी मरवाते हैं। सत्यवीर चिंता जी, नहीं होती कि बेरोजगार युवाओं को किस तरह मार रहे हैं, आपको ये चिंता नहीं होती उत्तराखंड की एक बेटी के साथ जिस वीआईपी के नाम के कारण, कौन है वो वीआईपी जिसके कारण आज इतना बड़ा कांड उत्तराखंड के अंदर हुआ, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है, इसकी क्या चिंता मुख्यमंत्री जी को नहीं सत्यवीर जी, थी? आप पूरे मुख्यमंत्री का अपमान, राज्य का अपमान किया आपने। आप बताएं कौन वीआईपी है, उसकी बात, उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं होती है? उसकी भी चिंता मैं बड़े गंभीरता से जवाब देना चाहूंगा इन्होंने, क्योंकि इनके पास आपके प्रश्नों का जवाब नहीं, उत्तर नहीं है कि किस प्रकार से जब इनको बुलाया गया तो 20 लाख एक नंबर पर आए थे। सुन लीजिए, नहीं मैं कोई उन विषयों पे नहीं जाऊंगा आशीष जी, बड़े धैर्य से, कि किस प्रकार से हिंदू मैरिज एक्ट आया था, किस प्रकार से वक्फ बोर्ड आया, पर्सनल लॉ आया, सेक्युलरिज्म, मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगा। शाहबानो का केस क्यों आया, मैं उन विषयों पे नहीं जाऊंगा, मैं उत्तराखंड पे रहूंगा। इन्होंने यशी जी कहा कि अंकिता जो प्रकरण है उसमें मैं कहूंगा बहुत ही उत्तराखंड के दर्दनाक वो व्यथा थी, और मैं कहना चाहूंगा कि उस समय भी कांग्रेस ने और तमाम राजनीतिक दलों ने हमारे ऊपर प्रश्न खड़े किए थे कि एक भी गवाह उसमें नहीं है। जब चार्जशीट फाइल हुई है, इतने कम समय में पहली बार चार्जशीट फाइल हुई है और 90 गवाह उसमें है। और हरीश रावत के समय में भी एक हल्द्वानी में एक केस इसी प्रकार का प्रकरण हुआ था, गुड़िया नाम करके केस हुआ था, मगर एक भी उसमें कोई भी अभी तक आरोपी उनके समय नहीं पकड़ा गया। हमारे समय पे फास्ट ट्रैक सारे अपराधी पकड़ना, उनको सब ले जाना। तो मैं आशीष जी को एक प्रश्न इनकी तरफ पूछना चाहता हूँ। आशीष जी एक मिनट मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आशीष जी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आचार्य प्रमोद कृष्णन का ट्विटर हैंडल खोल के देख लीजिए, पिन किया हुआ पोस्ट है। जब श्रद्धा का मर्डर होता है दिल्ली के अंदर 40 टुकड़ों में उसका किया जाता है, अशोक गहलोत को उन्होंने उसमें टैग किया हुआ है, कहा कि अशोक गहलोत ने कहा ये छोटी मोटी घटना है। तो उन्होंने कहा कि जब एक राज्य का मुख्यमंत्री इस प्रकार की टिप्पणी करे तो सही समझ लीजिए कि वो पार्टी किस प्रकार से महिलाओं के प्रति चिंतित है। शीला दीक्षित का हमने केस देखा है कि किस प्रकार से तंदूर और जैनी कांड हुआ था, तो किस प्रकार से पैरवी कोर्ट के अंदर करी थी। यूसीसी के मुद्दे में ये कहां से आ रहा है, श्रद्धा और इन सबके मर्डर केस का जिक्र शुरू हो जाता है। यूसीसी पर बात कर लेते हैं। सत्यवीर जी, यूसीसी पर रहिए प्लीज। चीजों पे गंभीर नहीं है, अगर इन पे गंभीरता होती कि क्या यूसीसी की क्या पैदा होगी, उसकी चिंता क्यों नहीं होती है? सुन लीजिए, अब अगर आप इतना सुन लीजिए, अभी हिमाचल में भी आपकी सरकार है, किस प्रकार से चंबा में घटना होती है, 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसके अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए। यहाँ तो सारे के सारे अपराधी जेल के अंदर है और कानून और अदालत अपना काम कर रही है। आशीष जी, अपने राज्यों को पहले देखिए कि किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है और किस प्रकार के परिणाम सामने देखने को मिल रहे हैं। हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करिए, मगर हमारी कार्रवाई देख लीजिए किस प्रकार की हम कार्रवाई कर रहे हैं। आप इस बात को छोड़ के क्यों उस बात पे जा रहे हैं? और यूसीसी का जहां तक बात कर रहे हैं हम लोग, ये सिर्फ टाइम पास हो रहा है। यहाँ पर अगर आप यूसीसी की आशीष जी बात कर रहे हैं ना, यूसीसी के लिए हमने खुले प्लेटफॉर्म पे सबको आमंत्रित किया। हमने उस प्रकार से नहीं किया कि हिंदू मैरिज एक्ट कब लाया गया, किस प्रकार से हमारे ऊपर लोग लगाएंगे, किस प्रकार से एक वर्ग को लगातार कोशिश किया गया। आप जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है, एक देश एक कानून, आप अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता का जवाब दे दीजिए ना, जो मैंने आपको बोला। सेंटर बनाएगा, इस कानून को सेंटर बनाएगा, ऐसे नहीं उत्तराखंड अलग बनाएगा, यूपी अलग बनाएगा, कर्नाटक अलग बनाएगा। फिर ऊपर ये नहीं पता कि कानून को चेंज करेंगे, क्या क्या है, तो क्या बात करनी है आपसे? नहीं तो आप अंकिता की बात को आप कह रहे हैं, राजस्थान के ऊपर ले जा रहे हैं। अंकिता के बारे में मैंने बड़े धैर्य से आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको सुनाई नहीं पड़ता है या आपके अनुपम खत्री जी, आवाज नहीं पड़ती इस विषय को लेकर, तो अनुपम खत्री जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? अनुपम खत्री जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गलती नहीं है जी, सुन रहा हूँ। अनुपम खत्री जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पर जो अभी यूसीसी केंद्र में भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से यूसीसी का जिक्र किया, इसके बाद से सियासत और शुरू हो चुकी है। मेरा जो सवाल सत्यवीर जी से था, उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि अगर एक देश एक कानून, लेकिन राज्य में अलग कानून, ऐसे कैसे चलेगा? आपने बिल्कुल सही सवाल किया। यही मेरा भी पिन पॉइंट है कि अगर आप एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं तो राज्य अलग अलग कैसे बना रहे हैं। सिविल कोड के को लेके मेरी कई एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हुई, मेरे सीनियर्स हैं, उनसे भी मैंने बात करी और भी बुद्धिजीवियों से बात करी। उनका सीधे कहना है कि सिविल कोड मामला है देश का, ये केंद्र से होना चाहिए, तब ये देश एक कानून कहलाया जाएगा। अब आपने एक राज्य में बना लिया, फिर दूसरे राज्य वाले ने अपने हिसाब से बना लिया, तीसरे ने अपने हिसाब से बना लिया, उसके बाद केंद्र लेके आ गया। तो इसके हिसाब से तो आप ये कहिए ना कि एक उत्तराखंड एक कानून,
आप ये क्यों कह रहे हैं एक देश एक कानून? ये सिविल कोर्ट नहीं है, ये बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं आशीष जी, अभी 2 दिन पहले लोकायुक्त की बात उठ गई, अब उसे डाइवर्ट करना था, अचानक से बीच में ये बात आ गई यूसीसी, अब वहां पर हम लोकायुक्त छोड़ के यूसीसी की डिबेट में लग गए। तो ये जो है डाइवर्शन की भारतीय जनता पार्टी की पुराने पैतरों की रणनीति है, और ये कुछ नहीं होने वाला। अभी कुछ दिन यूसीसी का खूब गर्माहट रहेगी, 2-3 दिन बाद आप देखिएगा हम लोग किसी और पे डिबेट कर रहे होंगे, यूसीसी पीछे छूट गई होगी। धामी जी की प्रायोरिटी तो बहुत सारी थी। धामी जी जब आए थे 3 महीने के मुख्यमंत्री बन के, तो पहली प्रायोरिटी उनकी पुलिस वाले थे, जिनको उन्होंने कहा हम पे ग्रेड आपकी वही रखेंगे। क्या हुआ उस प्रायोरिटी का? पे ग्रेड घट गई बाद में। ऐसी बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं जो बाद में बदल जाती हैं। मुद्दा आज यहाँ पे भ्रष्टाचार का है। उत्तराखंड में चरम सीमाओं पे भ्रष्टाचार चल रहा है, चरम से भी आगे चल रहा है, और ऐसे में उसको रोकथाम करने के बजाय हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, वो भी एक ऐसी सिविल की बात कर रहे हैं जो देश के लिए होना चाहिए, जो देश का ही होता है। मैं इसका स्वागत बहुत अच्छे से करूंगा अगर देश केंद्र से ये लागू होगा, तभी आप भी समझ रहे हैं, जितने पैनलिस्ट हम यहाँ बैठे हैं आपके साथ, कि जब देश इसको बोलेगा कि केंद्र से निकला है भाई, ये सब में एक समान लागू है, तभी तो समानता आएगी। वरना राज्य अलग अलग अगर अपने हिसाब से बनाएंगे, फिर उनको देख के केंद्र अपने को लचीला करके बनाएगा, तो लचीले में तो कानून कहीं रहता ही नहीं है, तो सब कुछ लचीला हो गया। तो फैक्ट ये है कि इस समय जो ये कवायद उत्तराखंड के अंदर हो रही है, धामी जी करवा रहे हैं, ठीक है, हम वेलकम करते हैं कि चलो कुछ तो मेहनत कर रहे हैं, पर ये सिफेर है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, और ना इसे उत्तराखंड से करना चाहिए, राज्य के लेवल पे इसे करना भी नहीं चाहिए। ये एक देश एक कानून, देखिए आप स्लोगन में देखिए ना क्या निकलता है, एक देश एक कानून, तो देश की बात है वो पूरी, तो ये देश के केंद्र से निकलना चाहिए, दिल्ली से निकलना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ मेरी बात से सब लोग लगभग सहमत ही होंगे, क्योंकि देश की बात है तो केंद्र से कानून बनने चाहिए, तो ये कवायद केंद्र की होनी चाहिए। आप ये कवायद छोड़ के कि उत्तराखंड में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, नकल प्रकरण चल रहे हैं, बच्चों की रोजगार की प्रॉब्लम चल रही है, 10 तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, कानून व्यवस्थाएं हिली पड़ी हैं, और कई जगहों पे कई विभाग के अधिकारी रिश्वत में लबलेज घूम रहे हैं, वो सबको छोड़ के आप यूसीसी में लग गए। मतलब डिमांड कुछ और है, आदमी चाह रहा है अमरूद खाना, उसको आप बोल रहे हैं मैं केला दूंगा भाई तुझे खाने को, ये रखा है मेरा, तो मेरी तो इच्छा थी यूसीसी लाना, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ तो यूसीसी ला रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कद्दू में तीर मार के बहुत ये बिल्कुल अनुपम जी, देखिए समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है, ये समझना होगा, और अगर सत्यवीर जी इस बात को समझा पाए कि यूसीसी ही क्यों, यूसीसी को लेकर इतना ज्यादा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री जी गंभीर क्यों हैं, अन्य मसलों को लेकर क्यों नहीं है, जैसे कि विपक्ष लगातार पूछ रहा है। मैं यशी जी आपको कहना चाहूंगा कि यूसीसी की आवश्यकता उत्तराखंड में क्यों है। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा, मैं पहले भी कह चुका आपकी बात को, कि यूसीसी की जो मांग है ये हमारी नहीं है। ये जब संविधान बना उसमें संविधान के जो निर्माता थे, जो बौद्धिक वर्ग बैठा था, उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि, और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका उल्लेख किया। अब उत्तराखंड की दृष्टि से मैं कहना चाहता हूँ, 2 तर्क इसके बहुत कॉमन हो गए, पहला ये कि संविधान में है, और दूसरा ये शाहबानों का केस। ये दोनों तर्क मैं सुनकर थक चुकी हूँ सत्यवीर जी, इसके अलावा क्या है इस यूसीसी में? ये देश को लगातार बताने पड़ेंगे कि किस प्रकार के प्रकल्प तैयार किए गए थे और किस प्रकार के ये अपने राजनीतिक लाभ के लिए लिए गए थे। मैं अब उत्तराखंड के विषय पे आ जाता हूँ यशी जी। आज अगर आप उत्तराखंड की स्थिति देखो, सेम जिस प्रकार की स्थिति आसाम में थी उस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर पैदा हो रही है। क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि राजनीतिक दल होने के नाते हमारा ये दायित्व नहीं है कि उत्तराखंड के जो भौगोलिक स्थितियां हैं उस भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, उसको किस प्रकार से उसका इस पर ध्यान रखा जाए कि आने वाले समय पे जो समस्या आ सकती है उस समस्याओं से निपटने के लिए आज हम कितना तैयार है, और आने वाले समय में जो कानून बनाएंगे वो कितना लाभ उसका होगा। उन्हीं सब चीजों को देख के काम किया। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, वो कमेटी है जो इन सब चीजों के एक्सपर्ट है कि किस प्रकार से कानून बनते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग होता है, किस प्रकार से समाज के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, उन सभी को इसमें रखा गया है। और एक बात आई कि कांग्रेस के प्रवक्ता और यूकेडी के प्रवक्ता ने, आपने क्या पढ़ लिया ड्राफ्ट? आपको पता है उस लिफाफे में क्या है? सत्यवीर जी, आपने जैसे कि यहाँ पर एक बात बताई, नहीं रुकिए सत्यवीर जी, मेरे भी कुछ सवाल है, मैं हमेशा आपको ही थोड़ी ना सुनती रहूंगी, मेरी बात सुनिए।
क्या आपने ड्राफ्ट पढ़ लिया? आपको पता है उस ड्राफ्ट में क्या है, जो आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहे हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, महिलाओं के लिए ऐसा है? क्या आपने ड्राफ्ट पढ़ा? हाँ, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कटघरे में आप ही खड़े होंगे। अरे हम तो कटघरे में 1947 से आज तक है, क्योंकि जो राष्ट्र के लिए नहीं काम नहीं, मैं करता है, व्यक्तिगत जो कह रही हूँ अपना देश- सत्यवीर जी, क्योंकि आज ज्यादा ढिंडोरा पीट रहे हैं। फ्लैशबैक में जाने की आदत बहुत है भाजपा वालों की, हर बात में फ्लैशबैक शुरू कर देते हैं। यशी जी, मैंने सुन नहीं पाया कि यूकेडी के प्रवक्ता ने उन्होंने कहा कि अपने आपको जवाब में क्या बोला। फ्लैशबैक में जाना ज्यादा पसंद है, आप थ्रोबैक करके आप आ जाते हैं टीवी। फ्लैशबैक में क्यों नहीं जाएंगे? जब यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में ये आ जाए, कांग्रेस के कालखंड में जब कांग्रेस की सरकार थी कि शहीद आजम भगत सिंह को जब ये आतंकवादी घोषित करवाया गया, उस पेपर के माध्यम से हम उसको बताएंगे नहीं देश को कि भगत सिंह क्या थे। आप कहते हो कि फ्लैशबैक में ना जाए, क्यों ना जाए फ्लैशबैक में? नहीं नहीं, सत्यवीर जी, अरे जी, पानी पीजिए सत्यवीर जी, आप थोड़ा सा पानी पीजिए सत्यवीर जी, सत्यवीर जी रुकिए जरा। संगीता जी, इतिहास खुद मिल जाता है कागजों में, आप मुझसे की बात करें। सत्यवीर जी, अभी मैं सोच ही रही थी कि आज आप हाइपर नहीं हो रहे हैं ज्यादा, लेकिन आपने यहाँ पर फिर से शुरू कर दिया भाई। संगीता जी, अरे रुकिए सत्यवीर जी, थोड़ा पेशेंस रखिए। आज आप बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे की तरह सारी बातें मान रहे थे, लेकिन अभी आप फिर शुरू हो गए। सत्यवीर जी मानेंगे या नहीं मानेंगे आप? सत्यवीर जी, आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? बात कर रहे हैं, क्यों टाइम पास कर रहे हैं उत्तराखंड का आप लोग? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं। दिख रहा है मुझे, आप क्यों टाइम पास करते हैं उत्तराखंड का? स्क्रीन मेरे पास भी है। कि आप दे रहे हो नहीं, टाइम पास करने वाले तो बाहर हो गए सत्ता से लगातार आप- 2 बार। ये आपके झूठे जुमलेबाजी में, ये आपकी नोटिस झूठी देने हैं कि जुमलेबाजी किस के प्रकार कारण से जनता ने मुख्यमंत्री आपको आवाज भी- दे- आशीष जी मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं जरा संगीता जी की प्रतिक्रिया के बाद आती हूँ आपके पास। संगीता जी, एक सेकंड सत्यवीर जी, आप रुकते ही नहीं है, उसके बाद आप कह रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ। संगीता जी अनम्यूट कीजिएगा। संगीता जी, यशी जी, जो सवाल आपके मन में है, यूकेडी के प्रवक्ता मेरे भाई बैठे हैं उनके मन में, और कांग्रेस के वही मेरे मन में भी और मुझे भी कटोट रहे हैं कि भाई उत्तराखंड के लिए अलग कानून, अरुणाचल के लिए अलग कानून, गुजरात के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, मध्य प्रदेश के लिए अलग। तो फिर तो जो हम बार बार एक लाइन बोलते हैं, एक देश एक कानून, इसकी परिभाषा ही खत्म। एक राज्य एक कानून, तो ये तो फिर कश्मीर एक में भी राज्य एक ही कानून है। राज्य दूसरा वहाँ 2 कानून थे, 2 विधान थे, 2 संविधान थे। मैंने पहली डिबेट में भी आपके साथ मैं ही थी जब यूसीसी पर डिबेट हुई, और मैंने हाँ उस जी। चर्चा में भी कहा था कि ये केंद्र का मसला है, बिल्कुल। और केंद्र को लागू करना चाहिए। देखिए, पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार है, आप बिल्कुल लाने के लिए स्वतंत्र हैं यूसीसी जी। आप केंद्र से ड्राफ्ट बनवाइए, यूसीसी लाइए, सब उसका स्वागत करेंगे। जहां कमियां होंगी उस पर भी आपसे बहस करेंगे। तो देखिए, आप यूसीसी सेंट्रल से लाइए ना, आप बार बार उत्तराखंड में बात करके ये गुमराह करने की कोशिश है। फिर आप कहेंगे यूपी में जब चुनाव होगा कि वहां, तो ये इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, आप केंद्र से इसे अनाउंस कीजिए, और जो एक सार्थक परिभाषा है, एक देश एक कानून, उसे लागू कीजिए। यूं गुमराह मत कीजिए कि एक राज्य एक कानून, उत्तराखंड का कानून अलग, यूपी का कानून अलग, फिर वेस्ट बंगाल का कानून अलग। तो फिर ये कैसे हो गया यूसीसी? यशी जी, ये सवाल बहुत ज्यादा मन को परेशान कर रहा है, और इसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। और जवाब नहीं दे पा रही, आपके सामने जवाब देने के लिए तो बैठा हूँ, और कहाँ बैठा हूँ? आपके सामने जवाब देने तो बैठा हूँ, और कहाँ बैठा हूँ? उदित घड़ियाल जी, एक सेकंड सामने कह रहे जवाब देने नहीं बैठे। संगीता जी एक सेकंड रुकिए जरा। पता नहीं इनको, संगीता जी, हो सकता है कि इनको संगीता जी एक सेकंड रुकिए जरा। उदित घड़ियाल जी, यशी जी, देखिए, ऐसा है कि धामी सरकार ने ये देश में एक पहल करी, अच्छी चीज है, अच्छा करा है, ये कानून लाना चाहते हैं। लेकिन मेरा भी यही चिंता है बाकियों की तरह कि कुछ तो राज्य का विषय और कुछ जो है केंद्र का विषय है। तो राज्य के विषय में क्या प्रावधान करे हैं ये पता नहीं। ये विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा, वहां से पारित होके क्या ये केंद्र में जाएगा या पहले केंद्र से क्लियर होके आएगा, अभी इसका कोई पता नहीं है। ड्राफ्ट में क्या प्रोविजंस है इसका पता नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है, अगर इस ड्राफ्ट में महिलाओं के लिए अगर प्रावधान है, उनकी सहूलियत है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छा कानून होगा। कानून कैसे होगा, क्या औरों की तरह मेरा भी प्रश्न है कि और राज्यों में भी एक सही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैंने पढ़ा है,
राज्य के अपने विषय होते हैं और केंद्र के अपने विषय होते हैं। इन दोनों के बीच में समन्वय कैसे होगा, कहाँ से क्लियरेंस मिलेगी, लॉ कैसे एक्ट में आएगा, यह भी भविष्य में देखने वाली बात। ठीक है, कितनी जल्दी होता है सत्यवीर जी सवाल सुन लीजिए पहले कि शाहबानो के केस में क्या हुआ, ये आप इसका जिक्र नहीं करेंगे, और आर्टिकल में क्या है इसका जिक्र नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि केंद्र का अगर ये मसला है तो उसके बाद धामी जी अगर इसको यूसीसी को लागू करना चाहते हैं तो वो जो संविधान है वो कौन से संविधान होंगे, और अगर केंद्र का जो भी यूसीसी लागू होता है और वो डिफरेंट है तो क्या हम एक राज्य एक कानून के तहत काम करेंगे या एक देश एक कानून के तहत काम करेंगे? इसका जवाब मुझे क्लियर शब्दों में चाहिए, बिना किसी घुमाव फिराव के। घुमा फिरा तो आपने दिया कि आर्टिकल का जवाब नहीं दे, जो संविधान क्योंकि मुझे पहले ही पता था आप शाहबानो का जिक्र करेंगे, आर्टिकल का जिक्र करेंगे और यूसीसी पर बात नहीं करेंगे, मुझे पता था। सत्यवीर जी मुझे सीधा सीधा सवाल का जवाब दीजिए, इसका कोई लेना देना भी नहीं, सवाल से उसका कोई लेना देना नहीं, इसीलिए मैंने पहले क्लियर किया आपने जिक्र करेंगे। हाँ सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, एक प्रश्न का जवाब मैं पहले देना चाहता हूँ। लोकायुक्त की बात करी, लोकायुक्त हमारे समय पे आया, कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने धराशायी किया उसको, और इवन यहाँ तक नहीं, लोकपाल को लाने का केंद्र में अगर काम किया तो हमारी सरकार ने किया। लगातार ये कह रहे थे कि लोकपाल केंद्र में आना चाहिए, हमारी सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने लोकपाल लाया। और उत्तराखंड में मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं कि आपकी जो आशंकाएं हैं केंद्र और राज्य की, इस प्रकार का कानून होगा कि राज्य के हितों की रक्षा होगी, केंद्र के साथ किसी प्रकार का भी इस प्रकार का क्लैश नहीं होगा कि केंद्र के कानूनों को वो उससे किसी प्रकार की उससे संघर्ष की स्थिति पैदा हो, ऐसा कोई भी कानून उसमें नहीं होगा। और कानून आएगा उत्तराखंड के सभी नागरिकों को। सत्यवीर जी मैंने पहले भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कटघरे में आप ही खड़े होंगे सत्यवीर जी, और ये ऑडियो क्लिप मैं आपको सुनाऊंगी। बिल्कुल सुनाइए, संभाल के रखिए यशी जी। और एक प्रश्न और आया था कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से कि ये 2024 का चुनाव आ रहा है, उसके लिए सब हो रहा है, तो मैं थोड़े से 2-4 आंकड़े दे देता हूं, आपकी अनुमति हो तो। नहीं सत्यवीर जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी हमारे पास, माफी चाहूंगी। एक दो आंकड़े जब ये गए तो 2 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी थी, और आज की डेट में हमारी 3.75 ट्रिलियन इकोनॉमी है। सत्यवीर जी ये आंकड़े मैं गूगल से कर लूंगी, सत्यवीर जी ये आंकड़े मैं गूगल पर सर्च कर लूंगी। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर। जिस तरीके से देवभूमि में रार छिड़ी हुई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लागू करने की बात कर रहे हैं, उसका ड्राफ्ट जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये ड्राफ्ट सौंपा जाएगा और आगे ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस ड्राफ्ट में क्या है इसकी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। हम कैसे मान लें कि ये जो यूसीसी लागू करने के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है ये जनहित में है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।